हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एग्जामों में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी के टाइप क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी को कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो इनको हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल वेरिएशन जो होता है अमंग द ऑर्गेनिज्म, ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। तो एट फर्स्ट व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स हो गया बायोलॉजिकल वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी है। वो आइदर प्लांट है और एनिमल है, कुछ भी है, एनिमल या प्लांट में जो भी हम विभिन्नता देखते हैं उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं कैट वाली फैमिली होती है, कैट वाली फैमिली में लेपर्ड अलग होता है, शेर अलग होता है, तेंदुआ अलग उसमें आता है, चीता अलग कैटेगरी में आता है। तो ये सारे क्या हैं, उसकी अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो ये भी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, सबसे पहले टर्म दिया था विल्सन रोजन नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1986 में बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले दिया हुआ था। और जैसे कि हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं वर्ल्ड में। जो है ये पहला काम यूएनओ का है। यूएनओ के अंदर एक विंग है इनकी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को एस्टिमेट करती है। और इंडिया में जो होते हैं बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को एस्टिमेट करते हैं, इसे हम अभी आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोर्ड्स या IUCN ने जो कहा है कि वर्ल्ड में लगभग 8 मिलियन स्पीसीज जो हैं आइदर प्लांट और एनिमल ये पाई जाती हैं। और इसमें से लगभग 1 मिलियन ऑन द एक्सटिंक्ट स्टेज, 1 मिलियन जो है इस समय एक्सटिंक्ट स्टेज की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट का लॉस बहुत ज़्यादा हो रही है। कई सारे फैक्टर्स हैं, फायर है, फ्लड है, हैबिटेट लॉस है, पोचिंग है, कई तरह के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी लॉस हो रहा है। और जो बायो ऑर्गेनिज्म है हमारे, जिनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वो एक्सटिंक्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट केस देखा था ऑस्ट्रेलिया में, जो आग लगी थी, उससे ये एस्टिमेट किया गया कि करोड़ों जीव जंतु वहाँ मर गए हैं और कई जो थे वो एंडेमिक थे उसी एरिया के। ये एंडेमिक वर्ड क्या होता है? एंडेमिक मीन्स होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर उसी एरिया पे पाया जाता है तो उसको हम एंडीमिक कह देते हैं। तो अभी हम देखेंगे, तो ये हम देख रहे हैं जैसे यूएनईपी मीन्स है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो यूनेस्को के अंडर चलता है। इसका काम होता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट करना। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मीन्स है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी तरह के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस है, इस सब को एस्टिमेट करता है। और उसके बाद IUCN होता है एक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका काम होता है रेड डाटा पब्लिश करने का, रेड डाटा बुक पब्लिश करने का। और रेड डाटा बुक के अंदर ही ये स्पीसीज़ों को दिखाया जाता है कि इसके अंदर कितनी स्पीसीज़ें हैं जो कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ एंडेंजर्ड हैं, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, कुछ वल्नरेबल हैं, कुछ नियर टू थ्रेटेंड हैं। तो कई तरह की कैटेगरीज होती है। इसमें अलग अलग पेजेस में अलग अलग कलर से अलग अलग स्पीसीज को दिखाया जाता है। और इसमें दोनों ही स्पीसीजों के बारे में दिखाया गया, प्लांट में कौन सी स्पीसीज हैं ऐसी कैटेगरी में आ रही है और एनिमल में कौन सी आ रही है। इसके बाद देखते हैं हम MAB का फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर। ये भी जो था यूनेस्को ने ही चलाया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इंडिया में टोटल अभी 18 हैं, उसमें से 11 MAB के अंदर आते हैं यूनेस्को के। तो यूनेस्को का काम होता है कि ऐसी जो भी कोई धरोहरें होती हैं इनको हम कैसे दिखाएं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म बायोडाइवर्सिटी के अंदर मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर। तो हमारे दिमाग में पहला सवाल ये आएगा कि मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर है क्या। तो जो मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर होते हैं ये वर्ल्ड में लगभग 196 से 202 के आसपास नेशंस हैं। जनरली हम 196 नेशन ही मानते हैं, लेकिन कहीं पे 202 भी मानते हैं नेशंस को, क्योंकि कई नेशंस अपने को खुद तो नेशन मानते हैं लेकिन उनको अभी मान्यता नहीं मिली हुई है। तो जो मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर होते हैं ये ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पे लैंड का सरफेस तो कम होता है लेकिन बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो ये जैसे हम देख रहे हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर जो है 17 है वर्ल्ड में टोटल, और इंडिया इसमें से एक है। मीन्स कि आउट ऑफ 196 नेशंस, 196 नेशंस में से इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर है
कुल 17 सेंटर में। तो हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितना बायोडाइवर्सिटी होगी एनिमल और प्लांट्स में। और हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो है 2.4% लैंड है वर्ल्ड की। वर्ल्ड में टोटल जितना लैंड है उसका 2.4 के लगभग जो है इंडिया के पास है, और 7.8% ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। और इसके अंदर जो इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी है वो है लगभग 7.8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का। इसका भी मेन रीज़न क्या है, एक तो इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट मिलता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन। ट्रॉपिकल मीन्स गर्म, टेम्परेट थोड़ा ठंडा, और अल्पाइन बहुत ठंडा। दूसरा डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट भी है, हॉट डिजर्ट भी है। कोल्ड कहाँ है, लद्दाख वाली एरिया पे है, और जो हॉट डिजर्ट है वो राजस्थान गुजरात वाली एरिया पे। ये भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी रखता है। वेस्टर्न घाट है, वहाँ बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज हैं। हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज है, और वेरिएशन बहुत है ऑर्गेनिज्म में। इस वजह से क्या है कि इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर बनाया गया है। अब दूसरा टर्म आता है इसमें बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट, जिसके बारे में अभी हम इससे पहले कह रहे थे, आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स वर्ड है, सबसे पहले नॉर्मन मायर से एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। और 34 बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स वर्ल्ड में हैं, जिसमें से इंडिया में 4 हैं। इंडिया के अपने हॉट स्पॉट्स अलग हैं, बट ग्लोबल जो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स हैं 34 में से 4 इंडिया के अंदर हैं। और इंडिया में जो 4 बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स हुए हैं, इसमें से पहला जो है वो है हिमालयन रीजन पे। हिमालयन रीजन मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट की पूरी रेंज है, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी का जो अपर पार्ट है। तो ये सारे रीजन्स जो हो गए ये हिमालयन रीजन में आता है। वेस्टर्न घाट को हम केरला, कर्नाटका, आंध्रा, ये वाली जो एरिया है वेस्टर्न घाट में आ जाती है। फिर आता है इंडो बर्मन सेंटर, इंडो बर्मन जो रीजन है इसमें आ जाता है। और ये रिसेंटली ये 2 ऐड हुए हैं, जो चौथा है इसमें सुंडालैंड, यह है निकोबार आइसलैंड में। निकोबार आइसलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो अंडमान निकोबार है वो काफ़ी दूर है इंडिया से होने को, श्रीलंका के नज़दीक है, और ऑस्ट्रिया के नज़दीक है। तो यहाँ से कई सारी स्पीशीज है, कई तरह के बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है, आइदर प्लांट और एनिमल, इनके सीड से या एनिमल्स फ्लोट करते हुए, तैरते हुए इस तरीके से आते हैं, और कई सारे इसमें रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये इंडिया में लाया गया था, और इसको लाने का रीज़न था, इससे पहले एक वर्ड आता है इसमें CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में एक अर्थ समिट हुआ था। उसमें CBD पे सहमति हुई थी कि सब अपने यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशन अडॉप्ट करेंगे। और इस समय लगभग 196 के आसपास इसमें देश है, आगे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंडिया ने CBD को ही फॉलो करते हुए 2 तरह के लॉ लाए। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लाए, और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉ लाए 2004 में। और जो बायोडाइवर्सिटी लॉ है ये जो होता है विलेज लेवल से काम करना शुरू करता है, ग्राम पंचायत लेवल से इसका काम शुरू होता है। और हर गांव में जो डाइवर्सिटी है यहाँ से डाइवर्सिटी का रजिस्टर बनना शुरू होता है, फिर ये आगे बढ़ता है ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशन, ऐसे करके ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एक मेंटेन होते जाता है, कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है। और इसके लिए इंडिया में 2 तरह के बोर्ड बनाए गए हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का काम है नेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को असेसमेंट करना, और स्टेट का जो है स्टेट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को असेसमेंट करना। थैंक यू।